औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 42 सेकंड ईयर में मॉडर्न फिजिक्स में ये एक टॉपिक रह गया था, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दो है, एक आपके पास जो है पोजीशन और मोमेंटम के बारे में और एक एनर्जी और टाइम के बारे में है। ठीक है, डेल्टा एक्स आपके पास है, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी आपके पास है, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन अ मोमेंटम। ठीक है, देखिए याद रखे हाइसेनबर्ग ये कहता है कि अगर आप एक सिंगल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप एक सिंगल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं एक से ज्यादा पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, तो आप एक से ज्यादा पैरामीटर्स एक्यूरेटली सिंगल एक्सपेरिमेंट से मालूम नहीं कर सकते। किस तरह? अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली मालूम करना चाहते हैं तो मोमेंटम को आप एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते। अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेटली मालूम करना चाहते तो आप पोजीशन को एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, और यह बात याद रखें कि द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h, या दिस विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू h। और एक बात याद रखें, अगर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंक्रीज होगा अगर वेवलेंथ को हम बढ़ाना चाहते हैं, बट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डिक्रीज होगा। अगर आप लाइट के वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं टू ऑब्जर्व द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, तो अगर आप वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बढ़ेगा बट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कम होगा। अगर आप वेवलेंथ को कम कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ेगा। तो मतलब यह है, अगर आप शॉर्टर वेवलेंथ वाला लाइट ले रहे हैं तो आप पोजीशन को तो एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं लेकिन मोमेंटम को नहीं। अगर आप लॉन्गर वेवलेंथ वाला लाइट ले रहे हैं तो आप मोमेंटम को एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं, पोजीशन को नहीं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सिंगल एक्सपेरिमेंट से दोनों पैरामीटर्स को एक्यूरेटली मालूम करें। ठीक है, तो ये आपके पास हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है फॉर द पोजीशन एंड मोमेंटम, एनर्जी और टाइम। ठीक है, एनर्जी और टाइम के बारे में आपके पास ये है कि अगर आप एक पार्टिकल के एनर्जी को और टाइम ड्यूरेशन जिसके दौरान वो एनर्जी उस पार्टिकल के साथ हो एटॉमिक लेवल पे, तो वो आप सिंगल एक्सपेरिमेंट से मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप एनर्जी को एक्यूरेटली मालूम करें तो टाइम को नहीं कर सकते एक्यूरेटली। अगर आप टाइम ड्यूरेशन को एक्यूरेटली मालूम करें तो एनर्जी को नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखें अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर आप लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी में अनसर्टेनिटी बढ़ेगा लेकिन टाइम में अनसर्टेनिटी कम होगा। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी कम होगा लेकिन टाइम में अनसर्टेनिटी बढ़ेगा। तो आप सिंगल एक्सपेरिमेंट से या सिंगल वेव से एनर्जी और टाइम दोनों को एक्यूरेटली सिंगल एक्सपेरिमेंट से मालूम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि आप एक से ज्यादा पैरामीटर को सिंगल एक्सपेरिमेंट से एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते। मॉडर्न फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में हम कर सकते, मॉडर्न फिजिक्स में नहीं कर सकते। और यहां से हमें एक बात वाज़िह हो गई कि मॉडर्न फिजिक्स का जो लिमिट है दैट इज 10⁻⁻34 मीटर तक अप्रॉक्सीमेटली। आप मॉडर्न फिजिक्स में ये साइजेस जो है उसके बारे में 10⁻34 मीटर साइजेस के बारे में आपको मॉडर्न फिजिक्स जवाब दे सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है दो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में हमसे ये टॉपिक रह गया था। ठीक है, हाँ, अगर मैं इस तरह लिख लूं कि आपके पास न्यूक्लियस, लेट्स सपोज दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, और आपको पता है कि न्यूक्लियर साइज जो है, न्यूक्लियर साइज दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर तक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन हो तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, या प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, या अगर इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में नहीं हो सकता, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हो तो फिर उसका वेलोसिटी क्या होगा, अगर हो, क्वेश्चन किया गया आपसे। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास फार्मूला है डेल्टा पी डेल्टा एक्स एच
मैं इसको लिख सकता हूं एम वी डेल्टा एक्स एच, वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच एम डेल्टा एक्स। अब एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, अगर प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन, डेल्टा एक्स क्या लेंगे आप लोग, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अगर प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा डीके में जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में बेसिकली आपसे कहा जा सकता है। तो इस तरीके से फिर आप इसको मालूम करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में ज्यादातर चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? अरेंज, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ समथिंग इज स्पेक्ट्रम। अगर आप लाइट को अरेंज करें बाय डिक्रीजिंग वेवलेंथ या बाय इंक्रीजिंग वेवलेंथ या बाय इंक्रीजिंग एनर्जी, डिक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इसको फिर हम लाइट का स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम दो किस्म के आपके पास, तीन किस्म के आपके पास है। ठीक है, स्पेक्ट्रम मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, तीन किस्म के आपके पास है। लाइन, या इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। दूसरा आपके पास जो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, और थर्ड आपके पास जो है दैट इज बेंड स्पेक्ट्रम। लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये आपके पास एटम्स और वेपर से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूसेस फ्रॉम एटम्स और वेपर्स। इसको लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स के दरमियान स्पेसिफिक बाउंड्रीज होते हैं। डिफरेंट वेवलेंथ्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक बाउंड्रीज, इसलिए हम इसको लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नाम से जाहिर है, अगर मुख्तलिफ वेवलेंथ डिफ्यूज हो, जिस तरह आप रेनबो को देखते ना, उसमें कलर्स डिफ्यूज होते एक दूसरे में, कलर्स के दरमियान कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होते। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हॉट ऑब्जेक्ट्स जो है, हॉट ऑब्जेक्ट्स, वो आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देता है। ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस है कि डिस्क्रीट है, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। हॉट ऑब्जेक्ट जो भी है वो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देता है। सन का लाइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, मून का लाइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, इनकंडेंसेंट फिलामेंट बल्ब का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट अगर होगा, और मैंने आपको बताया था कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से अबव उसको हम हॉट ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम इज आल्सो अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और ये जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपके पास ये हॉट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और नो स्पेसिफिक बाउंड्रीज बिटवीन द वेवलेंथ्स। बेंड स्पेक्ट्रम आपके पास होता है इज बोथ लाइन एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, दोनों कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम इसमें होता है। ठीक है, इसको हम बेंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स आपके पास है वो बेंड स्पेक्ट्रम हमें देते हैं। बेंड स्पेक्ट्रम में कुछ जगहों पर स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होते हैं और कुछ जगहों पर आपके पास जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है या एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। तो दोनों प्रॉपर्टीज इसमें से होते हैं। अच्छा, स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को फिर फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इनटू 2 स्पेक्ट्रम्स। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम अगर एटम डी साइट होगा तो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम देगा, और अगर एटम लाइट को कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे वो हमें जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देगा। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होते हैं वो डार्क लाइन से जो है वहां पर मौजूद है, ब्लैक डार्क लाइन से रिप्रेजेंटेड होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। और एक बात याद रखिए, हर एक एटम का जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो दूसरे एटम से डिफरेंट होता है। दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के स्पेक्ट्रम 100% सेम नहीं हो सकता। सिमिलरिटीज हो सकते हैं, 100% सिमिलर नहीं हो सकता। अच्छा, सबसे पहले किस एटम के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को क्यों स्टडी किया? क्योंकि वो सिंपल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है? इफ देयर इज सम रेगुलरिटी इन अ स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो फिर दैट स्पेक्ट्रम इज बेसिकली, दैट रेगुलरिटी इज बेसिकली इन अ स्पेक्ट्रम नोन एज स्पेक्ट्रल सीरीजेस। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सबसे पहले स्टडी किया गया। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितनी सीरीजेस ऑब्जर्व किए गए? सबसे पहले
विजिबल स्पेक्ट्रम को किसने स्टडी किया था हाइड्रोजन एटम में? बाल्मर ने। और बाल्मर ने एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया था, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से। बाल्मर एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जिसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ ना हो, ठीक है। आज तक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितनी सीरीजेस आपके पास जो है वो ऑब्जर्व है? सीरीजेस इन हाइड्रोजन एटम। लेकिन इससे पहले मैं आपको अगर लिख लो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट आपके पास क्या होता है? हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट, इसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। नंबर फर्स्ट लेमन सीरीज, ठीक है। सेकंड आपके पास जो है बाल्मर सीरीज। थर्ड आपके पास जो है पाश्चन सीरीज। फोर्थ आपके पास जो है ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। और फिफ्थ आपके पास जो है दैट इज पी फंड सीरीज। लेमन सीरीज में ग्राउंड स्टेट आपके पास जो है ग्राउंड स्टेट इज अ 1, और इसमें जो एक्साइटेड स्टेट होता है, एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2, 3, 4 इस तरह जाते जाए, ठीक है। और मैं इसके एम्पिरिकल फार्मूले को लिख सकता हूं r, वेयर r इज अ रेडबर्ग कांस्टेंट, 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर। और लेमन सीरीज लाई इन अ अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। लेमन सीरीज आपको जो वेवलेंथ देते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आपको देते हैं, ठीक है। अच्छा, बाल्मर सीरीज आपके पास जो है इसका ग्राउंड स्टेट 2 और इसका एक्साइटेड स्टेट जो है एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3, 4, 5 इस तरह जाते जाए। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है 1 डिवाइड बाय लेमडा r 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर। इस तरह पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज। पाश्चन सीरीज में ग्राउंड स्टेट 3, एक्साइटेड स्टेट 4, 5 और फार्मूला यहां पर 2 के बजाय 3। ब्रैकेट सीरीज में ग्राउंड स्टेट 4 और एक्साइटेड स्टेट 5, 6, 7, फार्मूले में यहां पर 2 के बजाय 4। पी फंड सीरीज में ग्राउंड स्टेट आपके पास 5 और एक्साइटेड स्टेट आपके पास 6, 7 और यहां पर 5 स्क्वायर होगा। ये n एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। r रेडबर्ग कांस्टेंट, r आपके पास वो रेडबर्ग कांस्टेंट है। तो ये आपके पास सम सीरीज इज ऑब्जर्व्ड इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। याद रखिए इसमें जरूरी पॉइंट्स आपके पास है। फॉर लोवेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फॉर लोवेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपने n को इन्फिनिटी पुट करना होगा फॉर एनी सीरीज। किसी भी सीरीज में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोवेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इस सीरीज में क्या होगा, तो आप n को इन्फिनिटी पुट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन अ लेमन सीरीज, तो आपने n को इन्फिनिटी पुट करना होगा। यहां से आप देख सकते हैं 1 डिवाइड बाय लेमडा इज इक्वल टू r 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर। और किसी भी चीज को अगर आप इन्फिनिटी पे डिवाइड करें वो आपको 0 देगा। तो अगर आप इसको मालूम करें 1 डिवाइड बाय r, ये आपके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है इन आ लेमन सीरीज। इसी तरह बाल्मर सीरीज में n इन्फिनिटी पुट करें फिर सॉल्व करें, आपके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपने n को पुट करना होगा नेक्स्ट टू ग्राउंड स्टेट। मतलब लेमन सीरीज में ग्राउंड स्टेट 1 है, अगर आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के बारे में पूछ लिया जाए तो आप n को 2 पुट करेंगे। बाल्मर सीरीज में ग्राउंड स्टेट 2 है, आप n को 3 पुट करेंगे, ठीक है। पाश्चन सीरीज में n 3 है, ग्राउंड स्टेट 3 है, n को आप 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर लेमन सीरीज के लिए अगर मैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लो
तो वो आपके पास क्या होगा, 1 डिवाइड बाय लैम्डा एल आर 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। तो 1/4 4 एलसीएम बन जाएगा, आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बन जाएगा 4 डिवाइड बाय 3r। ठीक है, 4 डिवाइड बाय 3r, ये आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा फॉर अ लेमन सीरीज। तो आप लोग क्या करें, आप सारी सीरीजेस को लिख लें और सब सीरीजेस के शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मालूम करें और अपने पास नोट करें। एमसीक्यूज में ये आते हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इस सीरीज का क्या होता है, शॉर्टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने लेमन सीरीज में कैलकुलेट किया, तो आप तमाम सीरीजेस की शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को मालूम करें और अपने पास नोट करें। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आपके पास आते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद से करें और इसको जो है नोट करें अपने पास। ठीक है, तो ये आपके पास जो है डिफरेंट सीरीज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अच्छा मैंने आपको ये नहीं बताया लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में। अच्छा, तो देखिए आपके पास जो सीरीजेस है लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रेकेट, पीफेंड, लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट लाइट आपको देता है, बाल्मर सीरीज विजिबल लाइट आपको देता है, पास्चन सीरीज नियर इंफ्रारेड, ब्रेकेट इंफ्रारेड, पीफेंड फार इंफ्रारेड। और हर एक सीरीज का अपने एक लिमिट होता है, लॉन्गेस्ट से लॉन्गर वेवलेंथ तो आपको नहीं दे सकता और शॉर्टेस्ट से स्मॉल वेवलेंथ आपको नहीं दे सकता। तो अब मैंने आपको क्या कहा था लेक्चर में कि आप लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रेकेट, पीफेंड उस सीरीज की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट या लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट रेंज मालूम करके अपने पास नोट करें। अच्छा, बोर एटॉमिक मॉडल है। देखिए एटम के बारे में मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए गए। ठीक है, थॉमसन मॉडल जिसको हम प्लंग पडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, थॉमसन मॉडल ये था कि एटम का डेंसिटी यूनिफॉर्म होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडमली एम्बेडेड होते हैं। जिस तरह आपके पास खरबूजे में जो बीज होते हैं वो रेंडमली एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली यूनिफॉर्म एटम के न्यूक्लियस में जो है वो एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड मॉडल में ये था कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेटरी मोशन करता है। उसका सबसे बड़ा डेंस पार्ट जो है वो सेंटर में होता है। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेटरी मोशन करता है तो एनर्जी को लॉस करेगा और एनर्जी लॉस की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हमने ऑब्जर्व नहीं किया। रदरफोर्ड क्लासिकल मॉडल था। बोहर आया। बोहर जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल है, ये आपके पास सेमी क्लासिकल मॉडल है। ठीक है, सेमी क्लासिकल मॉडल का मतलब ये होता है कि इसमें जो एक पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट, वो क्लासिकल मॉडल से लिया गया है, रदरफोर्ड मॉडल से लिया गया है, प्लेनेटरी सिस्टम से लिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेटरी मोशन करता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास होगा वो कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसको हम लिख सकते हैं mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू ke² डिवाइड बाय r²। सो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास जो है वो कूलम्बिक फोर्स होते हैं बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। It means electrostatic force is responsible to revolve electron around the nucleus. Second postulate उसने और third postulate उसने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से लिया था, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्लासिकल और दो postulate मॉडर्न फिजिक्स से, इसलिए इसको हम सेमी क्लासिकल मॉडल कहते हैं। सेकंड postulate में बोहर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हर एक जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन रीजन्स में होता है जहां पर एंगुलर मोमेंटम वो n मल्टीप्लाई बाय h डिवाइड बाय 2 पाई के बराबर हो। n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर मैं लिख लूं k शेल तो n आपके पास क्या होगा 1, L1 आपके पास h डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है, अगर मैं लिख लूं n इज इक्वल टू 2 तो L2 आपके पास होगा वो h डिवाइड बाय पाई आपके पास होगा। ठीक है, अगर n आपके पास 3 तो L3 आपके पास 3h डिवाइड बाय 2 पाई होगा। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हर जगह पर नहीं होता, बल्कि कुछ जगहों पर मौजूद होता है। ठीक है, उन जगहों में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है जहां पर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाय 2 पाई के बराबर हो। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ k शेल of electron in a hydrogen atom for k shell and a
एल शेल, इस किस्म की क्वेश्चन वो आप यहां से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, थर्ड आपके पास जो पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक फिक्स एनर्जी लेवल में होगा ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना इमिट करेगा। ठीक है, तो याद रखिए बोहर ने स्टेशनरी स्टेट्स का कंसेप्ट पहली दफा दिया। एन एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, ईपी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और ये आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी इमिटेड है। तो बोहर ने ये कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में होगा वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना इमिट करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, और अगर हाई से लो में आएगा तो एनर्जी को लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ फोटॉन। अगर मैं ये लू न्यूक्लियस, ये आपके पास के, ये आपके पास एल शेल है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से जंप करता है, ठीक है, तो ये हमें लाइट देगा और उस लाइट का एनर्जी वो E2 माइनस E1 के बराबर होगा। ठीक है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लो टू हाई तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा En माइनस E2 माइनस E1। तो अगर एक फोटॉन की एनर्जी E2 माइनस E1 है तो वो एक ग्राउंड स्टेट में एटम के इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में ले जा सकता है, 2 में ले जा सकता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो वो जो फोटॉन देगा उसकी एनर्जी E2 और E1 के डिफरेंस के बराबर होगा। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में होगा वो ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना इमिट करेगा। स्टेशनरी स्टेट का कंसेप्ट बोहर ने फॉर द फर्स्ट टाइम दिया था। और याद रखिए बोहर मॉडल इज स्ट्रिक्टली फॉर अ हाइड्रोजन एटम ओनली, ये कॉम्प्लेक्स एटम के लिए नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, कि दिस इज ओनली फॉर द हाइड्रोजन एटम। इसी बोहर मॉडल को इस्तेमाल करके एटॉमिक रेडियस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मालूम किया गया। ठीक है, और इसी बोहर मॉडल को इस्तेमाल करके एटॉमिक साइज फॉर द फर्स्ट टाइम मालूम किया गया। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक रेडियस बोहर मॉडल से फॉर द फर्स्ट टाइम मालूम किया गया, जिसका फार्मूला आपके पास है Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R0। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू R0। ठीक है, n स्क्वायर, क्योंकि R0 आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और यहां से आपको क्लियर कट मिल रहा है कि रेडियस आपके पास जो इट इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह पर एग्जिस्ट नहीं करता, वो ऐसे रीजन्स में एग्जिस्ट करेगा जिसका रेडियस आपके पास ये हो। तो एटॉमिक रेडियस इज इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, एटॉमिक रेडियस फॉर द फर्स्ट टाइम मालूम किया गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो काइनेटिक एनर्जी जो है के ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2Rn या के ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2n स्क्वायर इंटू R0, या इसको मैं लिख सकता काइनेटिक एनर्जी नॉट डिवाइड बाय n स्क्वायर। ठीक है, और यहां से आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को देखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो आपके पास है माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाय Rn। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर इंटू R0, या पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं माइनस पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिवाइड बाय n स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अट्रैक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस को, सो दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। और यहां से आपको ये भी मिला कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। इट मींस द पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो क्वांटाइज्ड। ठीक है, और अगर आप टोटल एनर्जी को ले लें, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, तो टोटल एनर्जी आपके पास जो है -k⁻² डिवाइड बाय 2Rn, या मैं इसको लिख सकता हूं -k⁻² डिवाइड बाय 2n² R0, ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं -E0 डिवाइड बाय n² और -E0 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n²। तो एनर्जी भी आपके पास क्वांटाइज्ड है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। ये माइनस साइन क्या शो करता है? ये माइनस साइन ये शो करता है कि द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के लिए बाउंड है, और याद रखिए जब तक इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है द टोटल एनर्जी विल बी ऑलवेज नेगेटिव। एक और बात, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, टोटल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, वेलोसिटी इज क्वांटाइज्ड, काइनेटिक एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, टोटल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो इसका मतलब यह है कि एटम में इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो तो उसके तमाम पैरामीटर्स वो क्वांटाइज्ड होंगे, ठीक है, डिस्क्रीट नेचर में आपके पास होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी। अच्छा, अब इसी बोहर मॉडल के पोस्टुलेट से एम्पिरिकल फार्मूला सीरीज जो है उसको कंफर्म किया गया। जो थर्ड पोस्टुलेट है En-EP, उसको इस्तेमाल करके, ठीक है, जो सीरीज के फार्मूले है लेमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफन, उसको कंफर्म किया गया, और रेडबर्ग कांस्टेंट को भी कंफर्म किया गया, ठीक है, बाय यूजिंग द बोहर मॉडल पोस्टुलेट, ठीक है। तो आप सिर्फ उसमें ये देखें कि आपके पास जो बोहर मॉडल क्या कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट है उसको भी कंफर्म किया गया, ठीक है, बाय यूजिंग अ बोहर मॉडल। और दूसरी बात यह है कि एम्पिरिकल फार्मूले को भी जो है वो कंफर्म किया गया। आर आपके पास दिस इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाय Hc, ये आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट है। तो बोहर मॉडल को इस्तेमाल करके रेडबर्ग कांस्टेंट को भी फॉर द फर्स्ट टाइम कंफर्म किया गया और एम्पिरिकल फार्मूलों को भी कंफर्म किया गया, ठीक है। आपके पास है एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ये एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। और वर्टिकल लाइन जो है वो ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम जो कि इस तरह आपके पास होता है, अगर आप बुक में देखें, ठीक है, इस तरह आपके पास होता है। ये लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 1, ये आपके पास n इज इक्वल टू 2, ये आपके पास n इज इक्वल टू 3, ये आपके पास n इज इक्वल टू 4, ये आपके पास n इज इक्वल टू 5, ये आपके पास n इज इक्वल टू 6, इस तरह जाते जाओ, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, न्यूक्लियस से जितना दूर, फॉर एग्जांपल दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जितना आप दूर जाएंगे, दूर, n आपके पास जो है दिस इज इंफिनिटी, तो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स डोमिनेट, क्लासिकल मैकेनिक्स डोमिनेट हो जाता है, ठीक है। और स्पेक्ट्रम आपके पास जो होगा, स्पेक्ट्रम वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपके पास बनेगा। अगर आप देखें ना, न्यूक्लियस से आप दूर जा रहे हैं तो सेपरेशन बिटवीन एनर्जी लेवल डिक्रीज होता है, तो कंटिन्यूअस आपके पास स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन अगर आप नीचे आ रहे हैं, ठीक है, नीचे आ रहे हैं, तो आप देखिए एनर्जी लेवल स्प्लिट, तो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स, एंड अगर आपके पास टेंड्स टू 0 तो मॉडर्न फिजिक्स डोमिनेट होगा, मॉडर्न फिजिक्स डोमिनेट होगा। और स्पेक्ट्रम आपके पास है वो क्या हासिल होगा, वो लाइन स्पेक्ट्रम आपके पास हासिल होगा, लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब अगर n इंक्रीज हो रहा है, सो सेपरेशन बिटवीन द एनर्जी लेवल डिक्रीजेस, स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस बनेगा, क्लासिकल मैकेनिक्स डोमिनेट कर जाएगा। और अगर आप न्यूक्लियस की तरफ आ रहे हैं, न्यूक्लियस की तरफ आ रहे हैं, तो एनर्जी लेवल के दरमियान सेपरेशन बढ़ेगा, तो आपके पास स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनेगा,
ठीक है, जिसमें से आपके पास वेवलेंथ एक दूसरे से दूर दूर होंगे। ठीक है, और अगर आप n इज इक्वल टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो फिर क्लासिकल मैकेनिक्स आपके पास वो डोमिनेट होगा, और चूंकि सेपरेशन एनर्जी लेवल्स के दरमियान कम है तो आपके पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा। अब इसमें एमसीक्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, वो 5th एनर्जी लेवल में है, वो इस 5th एनर्जी लेवल में इसमें हाइड्रोजन एटम का, तो वो हमें कितने सीरीजेस, मैक्सिमम कितने वेवलेंस हमें देंगे, या पॉसिबल कितने वेवलेंस हमें देंगे, मिनिमम कितने देंगे और मैक्सिमम कितने देंगे। देखिए, अगर 5 में है तो मिनिमम तो एक वेवलेंथ ही हमें दे सकता है, मिनिमम हमें एक वेवलेंथ डायरेक्टली 5th से 1st में आ जाए तो फिर एक वेवलेंथ हासिल हो। ठीक है, लेकिन 5 से 4 में, फिर 4 से 3, फिर 2, फिर 1, 5 से 3 में, फिर 2, फिर 1, 5 से 2 में, फिर 1, या 5 से डायरेक्टली 1। तो देखिए, इसका आसान तरीका है, मिनिमम कितने होंगे डायरेक्टली 1st में आ जाए एक, और मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कितने होंगे, तो 5 अगर 5th एनर्जी लेवल में है तो 5, इस एक उंगली को खत्म करें तो 4 + 3 + 2 + 1, तो 4, ये देखिए ना, n इज इक्वल टू 5, तो 4 + 3 + 2 + 1, ये आपके पास 4 + 3 7 9 10 नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हमें मिलेंगे मैक्सिमम। अगर n इज इक्वल टू 4 हो, इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी लेवल में हो, तो 4 से एक कम 3 + 2 + 1 5, ये आपके पास 6, ये आपके पास 6 बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन एमसीक्यूज को डील कर सकते हैं। अच्छा, अब डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन है ऑफ बोहर पोस्टुलेट, जो सेकंड पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम का, तो डी ब्रॉगली ने इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन किया। ठीक है, किस तरह एक्सप्लेन किया? उसने इस तरह एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में है और वो मोशन कर रहा है तो उसके साथ मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स एसोसिएट होंगे, उसके साथ मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स एसोसिएट होंगे। ठीक है, अगर मैं एक स्ट्रिंग का मिसाल लूं, ये आपके पास डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन है, डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर पोस्टुलेट, डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर पोस्टुलेट। अगर ये आपके पास एक स्ट्रिंग है और इसमें स्टैंडिंग वेव्स है, इसमें आपके पास क्या है, स्टैंडिंग वेव्स है, तो बोहर ने ये कहा कि देखिए, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मोशन करेगा उसके साथ मैटर वेव्स एसोसिएट होंगे, और वो मैटर वेव्स स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगे, और वो स्टैंडिंग वेव्स इस तरह बनाएंगे कि जो लेंथ है, ठीक है, इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, अगर आपके पास n इज इक्वल टू 1 के शेल, तो L आपके पास 1 लेमडा होगा, और स्टैंडिंग वेव के 1 लेमडा का मतलब होगा 2 लूप्स, 2 लूप्स आपके पास होंगे। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 2 L शेल आपके पास होगा तो L विल बी इक्वल टू 2 लेमडा। ठीक है, और 2 लेमडा का मतलब आपके पास होगा 4 लूप्स आपके पास स्टैंडिंग वेव्स के बनेंगे। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करेंगे वो 4 लूप्स बनाएंगे। n इज इक्वल टू 3 m शेल, ठीक है, तो ये 6 लूप्स आपके पास जो है बनाएंगे। अगर 4 है तो 8 लूप्स ये बनाएंगे। तो डी ब्रॉगली ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेटरी मोशन करता है, ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव्स इस तरह बनेंगे कि आपके पास, अगर मैं इसको सर्कुलर शेप दूं, ठीक है, तो ये आपके पास n इज इक्वल टू 1 के शेल है, तो देखिए इसमें 2 लूप्स बनेंगे। अगर इसको मैं सर्कुलर शेप दूं तो l इज इक्वल टू n लेमडा, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये के शेल है 2 लूप्स, l शेल में 4 लूप्स, m शेल में 6 लूप्स, n शेल में 8 लूप्स बनेंगे। और स्टैंडिंग वेव्स इस तरह बनेंगे कि लेंथ मींस सर्कमफेरेंस, लेंथ मींस सर्कमफेरेंस, वो आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा। ठीक है, और इसी को इस्तेमाल करके सेकंड पोस्टुलेट को कंफर्म किया गया। ठीक है, इसी आइडिया से। अच्छा, अब आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, वो आसान है, उसमें मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता। ठीक है, अब देखिए, अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है और वो के शेल में है तो इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं कम से कम एनर्जी कितना दूं उस इलेक्ट्रॉन को कि मैं एटम को आयनाइज करूं, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और
13.6 वोल्ट ये आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, एल शेल में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का, और के और एल के एनर्जी का अगर आप डिफरेंस निकाल दो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे हाइड्रोजन एटम का, अगर वो के शेल में है तो एल शेल में चला जाएगा, तो फिर ये एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी और 10.2 वोल्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, अच्छा, तो वो चीजें आप देख सकते हैं। एक्स रेज प्रोडक्शंस, एक्स रेज जिसको हम अननोन रेडिएशंस भी कहते हैं, इसको हम अननोन रेडिएशंस भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप एक एटम इलेक्ट्रॉन को, ये एक्स-रेज प्रोडक्शन आपके पास है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, एक्स-रेज प्रोडक्शन आपके पास जो है, दिस इज द अपोजिट प्रोसेस, दिस इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी इसमें एक एमसीक्यू पॉइंट है, दिस इज द अपोजिट इफेक्ट, अपोजिट प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम क्या करते हैं, इसमें एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट इज इलेक्ट्रॉन गन, इसको हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। ठीक है, इसके पीछे यहां पर कैथोड लगा होता है, दिस इज कैथोड। ठीक है, फिलामेंट जब गर्म होता है तो वो थर्मो आयोनिक एमिशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये कैथोड इसको एक्सेलरेट करता है और यहां पर एक टारगेट रखा जाता है। ठीक है, दिस इज अ टारगेट जो कि आपके पास मोस्टली टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन। और टंगस्टन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पावर ज्यादा है, टंगस्टन को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और याद रखिए जो टारगेट आपके पास होते हैं ये एनोड होता है, कैथोड इसके पीछे एनोड होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंटरेक्शन करेगा तो ये इसमें से पेनिट्रेट, ये इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट होगा, और जब ये पेनिट्रेट होगा, ठीक है, तो डीएक्सेलरेट होगा, और जब डीएक्सेलरेट होगा तो ये हमें एक्स-रेज देगा। इसको एक ट्यूब में बंद किया जाता है, अच्छा, इसको एक ट्यूब में बंद किया जाता है, जिसको हम एक्स-रेज ट्यूब कहते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास कूलिंग कॉइल्स होते हैं, कूलिंग कॉइल्स, और कूलिंग कॉइल्स का काम होता है इस टंगस्टन में से एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाते हैं। फोटॉन इंसिडेंट, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन हम इंसिडेंट करवाते हैं और लाइट हासिल करते हैं, एक्स-रेज इज लाइट। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को स्टॉप किया जाता है फ्रॉम अ टारगेट हैविंग कॉम्प्लेक्स एटम्स। कॉम्प्लेक्स एटम्स मींस मोर देन वन एटम। बोर मॉडल में मैंने आपको बताया कि बोर मॉडल इज फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, वो कॉम्प्लेक्स एटम के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स एटम के लिए आपके पास है, टारगेट मस्ट हैव अ कॉम्प्लेक्स एटम्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स डीएक्सेलरेट होंगे तो वो एनर्जी को लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रेज, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप किया जाता है बाय यूजिंग अ टारगेट, और जब वो स्टॉप होगा तो अपने एनर्जी को लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और उस लाइट को हम क्या कहते हैं, एक्स-रेज कहते हैं। एक्स-रेज हमारे पास दो किस्म के हैं। नंबर फर्स्ट, ब्रामस्ट्रॉलन, ठीक है, या इसको हम ब्रेकिंग, या इसको हम कंटिन्यूअस एक्स-रेज भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो कास आपके पास होता है, कास, वो आपके पास होता है डीएक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन, जिस तरह गाड़ी होता है ना, वो मोशन करे, आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रेस्ट में आ जाती है, तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो लॉस हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर पेनिट्रेट होते हैं टारगेट में तो वो डीएक्सेलरेट होगा, और डीएक्सेलरेशन की वजह से वो जो एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है, वो कंटिन्यूअस एक्स-रेज फॉर्म में होंगे। तो डीएक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स कास है ब्रामस्ट्रॉलन या ब्रेकिंग या कंटिन्यूअस एक्स-रेज का। ठीक, और ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। कंटिन्यूअस लाइट आपके पास, कंटिन्यूअस लाइट आपके पास होते हैं, एवरी वेवलेंथ इज पॉसिबल। ठीक है, दूसरा आपके पास जो है, दूसरा वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज होते हैं।
और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का जो कास आपके पास होता है वो इनर ट्रांजिशन होता है, वो इनर ट्रांजिशन होता है। ठीक है, इनर ट्रांजिशन इन कॉम्प्लेक्स एटम। ठीक है, इनर ट्रांजिशन इन कॉम्प्लेक्स एटम कास होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का। ठीक है, और इसको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स एटम होता है उसमें स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स के दरमियान जब ट्रांजिशन होता है तो उसके ट्रांजिशन से आपके पास ये एक्सरेज हासिल होता है। ये के, ये आपके पास एल, ये आपके पास है एम। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां से आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, ये आपके पास इंसिडेंट या एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन टारगेट के एटम्स में अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर लेता है, ठीक है, तो यहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? यहां पर वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जब हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लो एनर्जी लेवल में, तो वो एनर्जी को लॉस करेगा। ठीक है, वो एनर्जी को लॉस करेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर तो ये एक्सरेज को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इनर ट्रांजिशन से आपके पास जो एक्सरेज हासिल होते हैं उसको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। ठीक है, और सीरीज ऑफ एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में मुख्तलिफ सीरीज होते हैं। ठीक है, और वो सीरीज आपके पास मैं लिख लेता हूं के सीरीज। के सीरीज का मतलब यह होता है द वैकेंसी इज इन के शेल। के शेल में वैकेंसी होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस सीरीज को के सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब के अल्फा, के अल्फा आपके पास वो एक्सरे है अगर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एल से के में आ जाए तो एक्सरे विल बी नोन एज के अल्फा। ठीक है, के बीटा, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ के बीटा अगर एम से इलेक्ट्रॉन ई के में आ जाए, के में वापस आ जाए, एम से अगर के में आ जाए तो के बीटा, और के गेमा, एनर्जी ऑफ के गेमा अगर एन से इलेक्ट्रॉन के में आ जाए तो फिर आपके पास के गेमा एक्सरेज, ये एक्सरेज है के अल्फा, के बीटा और के एक्सरे, के गेमा। और के अल्फा, के बीटा और के गेमा में कौन सा एनर्जेटिक होगा? के गेमा इज एनर्जेटिक, क्योंकि वो दूर से गिरता है तो ज्यादा एनर्जी को लॉस करेगा। ठीक है, एल सीरीज, एल सीरीज द वैकेंसी इज इन एल शेल। अगर इलेक्ट्रॉन एल शेल से निकल जाए, वैकेंसी एल शेल में होते, फिर एल सीरीज आपके पास बनेगा। ठीक है, और यहां पर एल अल्फा मैं लिखूंगा अगर इलेक्ट्रॉन एम से एल में आ जाए, एम शेल से एल में आ जाए। ठीक है, तो आपके पास एल अल्फा एक्सरे बनेगा, जो कि ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है बेसिकली। ई एल बीटा अगर एन से एल में इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, एल गैमा अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ओ से एल में आ जाए तो फिर हम कहते हैं एल गेमा सीरीज एक्सरे आपके पास बनेगा। सो 2 सीरीजेस है इन अ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, और इसको हम कैरेक्टरिस्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि द एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज is basically the energy difference of the 2 specific energy levels in a complex atom. इसलिए हम इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। और याद रखें, जब इलेक्ट्रॉन को स्टॉप किया जाता है फ्रॉम अ टारगेट तो दोनों एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, कंटिन्यूस बी और कैरेक्टरिस्टिक बी आपके पास बनते हैं। अगर ये स्पेक्ट्रम आप लोग देख लें, दिस इज वेवलेंथ, ये आपके पास इंटेंसिटी, इस किस्म के आपके पास जो है स्पेक्ट्रम बनेगा। ये आपके पास एक्सरेज स्पेक्ट्रम है। जो पीक्स आपको नजर आ रही है ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है, और ये कंटिन्यूस एक्सरेज में अगर इसको यहां से लेकर ये कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस।
ठीक है, और आपको जो पीक्स नजर आ रहे हैं ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है। के और एल सीरीज में कौन सा ज्यादा एनर्जेटिक होगा? के सीरीज ज्यादा एनर्जेटिक आपके पास होता है। तो मैं अगर लू दिस इज के गैमा, के बीटा, ये के अल्फा, ये आपके पास एल बीटा, ये आपके पास एल बीटा, ये एल अल्फा आपके पास पर, ठीक है। अब के अल्फा का पीक सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इस स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा वेवलेंथ या सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशन के अल्फा का है। इसका मतलब आपके पास ये है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्टेस्ट या मिनिमम वेवलेंथ होता है। ये आपके पास मिनिमम वेवलेंथ होता है या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये वेवलेंथ, इसके बारे में हम क्या कहेंगे? याद रखें, एक इलेक्ट्रॉन अगर अपना इज होल एनर्जी लॉस करे इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन लॉस is a whole energy in a single collision, then X-ray produces will have shortest wavelength. याद रखें, अगर एक इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियसली सिंगल कोलिजन में एनर्जी को लॉस करे तो जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा उसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा, उसका एनर्जी मैक्सिमम होगा, उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब अगर मैं लिख लो कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपके पास ईवी के बराबर है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं लिख लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, तो वो आपके पास एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरेज बनेगा। ये काइनेटिक एनर्जी लॉस, ये मैक्सिमम एक्सरे आपके पास बनेगा। तो ईवी अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम आपके पास होगा। और मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ईवी डिवाइड बाय एच, ठीक है। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी सी डिवाइड बाय लिम्डा, अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वेवलेंथ मिनिमम होगा, बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ईवी डिवाइड बाय एच, या मैं लिख सकता हूं मिनिमम वेवलेंथ इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाय ईवी। और यहां पर मैं लिख सकता हूं मिनिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए, अगर आप कैथोड और एनोड के दरमियान पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो आपके पास जो एक्सरे होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, उसका एनर्जी भी बढ़ेगा, वेवलेंथ और भी कम होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, ठीक है। और याद रखिए, दो किस्म की एक्सरेज है, हाईली एनर्जेटिक और लो एनर्जेटिक। हाईली एनर्जेटिक को हार्ड एक्सरेज भी कहा जाता है और लो एनर्जेटिक एक्सरेज को सॉफ्ट एक्सरेज कहा जाता है। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एनर्जी भी बढ़ेगा एक्सरेज का, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, लेकिन वेवलेंथ कम होगा। तो याद रखिए, वो इलेक्ट्रॉन जो सिंगल कोलिजन में इज होल एनर्जी को लॉस करे, ठीक है, तो उसका वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला एक्सरे वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम से बिलोंग करता है, कंटिन्यूस एक्सरे से बिलोंग करता है। और याद रखिए, अगर इलेक्ट्रॉन स्टॉप किया जाता है टारगेट पे तो दोनों एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, कंटिन्यूस भी और कैरेक्टरिस्टिक भी। बाकी एक्सरेज जो है उसके एप्लीकेशंस और यूजेस है वो आप खुद देखें। एक्सरेज वो फोटोग्राफिक प्लेट को जो है इफेक्ट करता है, डार्क करता है, ठीक है। एक्सरेज जो है वो जो कम्प्लेक्स एटम है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। बोन फ्रैक्चर को डायग्नोज किया जाता है बाय यूजिंग एक्सरेज। क्यों? जब आप एक्सरेज इंसानी हाथ पे या हड्डी वगैरह पे आप फॉल करें तो चूंकि जो गोश होता है उसमें इतने कम्प्लेक्स एटम नहीं होते जिसने बोन में होते हैं, तो बोन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका शेडो वहां पर बन जाता है, तो बोन फ्रैक्चर्स वगैरह। तो ये एप्लीकेशन यूजेस वगैरह आप खुद देख लें, ठीक है, बुक में लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक है लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय
stimulated emission of radiations. लेजर इसका एब्रिविएशन है बेसिकली, ये L, ये A, ये S, ये E, ये आपके पास R. So light amplification by stimulated emission of radiation is known as a laser light. लेजर मोनोक्रोमेटिक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल और मोनोक्रोमेटिक होता है, ठीक है. अब लेजर लाइट आपके पास जो है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है? व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशंस फॉर लेजर लाइट? तो फर्स्ट आपके पास जो है, दैट इज अ मेटा स्टेबल स्टेट. याद रखिए, नॉर्मली आपके पास जो है, नॉर्मली एटम कैन बी इन एक्साइटेड स्टेट फॉर 10⁻⁻8 सेकेंड. एक एटम नॉर्मली 10⁻⁻8 सेकेंड तक एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है, ठीक है. और 10⁻⁸ सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद डीक्साइट हो जाता है. ये नॉर्मल टाइम ऑफ डीक्साइटेशन है. और एक एमसीक्यू पॉइंट है कि व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द टाइम इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट? तो 10⁻⁸ सेकंड, ठीक है. और इस 10⁻⁸ सेकंड को शेक भी कहा गया है. कुछ 10⁻⁸ सेकंड को शेक भी कहा, ये एक यूनिट है, वैसे नहीं है बुक में, लेकिन वैसे मैं एहतियातन आपको बता रहा हूं, ठीक है. तो एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम नॉर्मली 10⁻⁸ सेकंड तक एक्साइटेड स्टेट में होता है, फिर वापस वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है बाय इमिटिंग अ लाइट, ठीक है. अच्छा, तो अनसर्टेनिटी इन अ टाइम ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज 10⁻⁸ सेकंड. मेटास्टेबल स्टेट वो स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये याद रखिए, where electron can stay for longer time, 10⁻³ सेकंड, ठीक है. आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में अगर लॉन्गर टाइम तक स्टे करे, ठीक है, तो फिर इस स्टेट को मेटा स्टेबल स्टेट कहा जाता है, ऑर्डिनरी स्टेबल स्टेट, ठीक है. ये आपके पास ऑर्डिनरी मेटा स्टेबल स्टेट होता है, कंप्लीटली स्टेबल स्टेट आपके पास नहीं होता. तो एटम में कुछ एनर्जी लेवल्स, एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स इस तरह होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉन्गर टाइम तक स्टे करता है, ठीक है. तो उसको हम मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं. और ये बात याद रखें, दिस इज नेसेसरी फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन. दिस इज नेसेसरी फॉर द स्टिमुलेटेड इमिशन. एक होते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन. स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद हाई से लो एनर्जी लेवल में आ जाए. और एक होते स्टिमुलेटेड इमिशन, अगर आप इलेक्ट्रॉन को मजबूर करें कि वो डीक्साइट हो जाए, तो फिर इसको हम स्टिमुलेट करते हैं टू डीक्साइट. उसको हम स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं, जो कि मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर लूंगा. दूसरा कंडीशन आपके पास जो है, पॉपुलेशन inversion. Population inversion. If large number of atoms are in excited state, अगर ज्यादातर एटम्स एक्साइटेड स्टेट में हो, तो फिर इस कंडीशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन आबादी को कहते हैं, इन्वर्जन उल्टा, ठीक है. अब इसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों कहते हैं? याद रखिए, नॉर्मली ज्यादातर एटम्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं और कम एक्साइटेड स्टेट में होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, तो वो नॉर्मल पॉपुलेशन होता है. लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आप प्रोड्यूस कर ले कि जिसमें ज्यादातर एटम्स एक्साइटेड स्टेट में हो और कम ग्राउंड स्टेट में हो, तो फिर इसको हम नॉर्मल पॉपुलेशन का अपोजिट, पॉपुलेशन इन्वर्जन. अगर आप एक नॉर्मल बच्चों के स्कूल में जाते हैं, तो वहां पर आपको ज्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे नॉर्मल मिलेंगे. और अगर आप स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन स्कूल में जाए, तो वहां पर मैक्सिमम सारे स्टूडेंट्स आपको जो है वो स्पेशल बच्चे नजर आएंगे. कोई बहरा होगा, कोई गूंगा होगा, ठीक है, कोई अंधा होगा.
ठीक है, तो वो बेसिकली नॉर्मल स्कूल का अपोजिट है। ऐसे स्कूल बहुत कम होते हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले स्कूल्स, तो वहां पर नॉर्मल पॉपुलेशन का अपोजिट। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन, इफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर इन एक्साइटेड स्टेट, तो इस कंडीशन को फिर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन आपके पास जो है, दिस इज नेसेसरी फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन। ये लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए नेसेसरी होता है। सो दो कंडीशंस होते हैं। ठीक है, आपके पास मेटास्टेबल स्टेट और पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये जरूरी कंडीशंस होते हैं टू गेट अ लेजर लाइट। ठीक है, देखिए ये अगर आपके पास E1, ये आपके पास E2, अगर एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकंड में वापस आ जाए तो ये हमें जो लाइट देगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज अ स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ जाए, ठीक है, इस एमिशन को हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। और अगर ऐसा कंडीशन हो, दिस इज E1, दिस इज E2, और आप एक लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं जिसका एनर्जी E2 माइनस E1 के बराबर हो, और इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है वो एक्साइटेड स्टेट में हो, ठीक है, और ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को डीक्साइट करता है। ठीक है, तो इन दोनों लाइट की एनर्जी E2 माइनस E1 के बराबर होगा। इसको बेसिकली हम कहते हैं दिस इज अ स्टिमुलेटेड एमिशन। इसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक फोटॉन अगर हम इंसिडेंट करवा रहे हैं तो वो एक्साइटेशन कर सकता है कि डीक्साइटेशन कर सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि इक्वल चांसेस है, एक्साइटेशन भी कर सकते हैं, डीक्साइटेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको कंडीशन का नहीं पता तो इक्वल चांसेस है ऑफ एक्साइटेशन एंड डीक्साइटेशन। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि मोस्ट ऑफ एटम्स आर इन एक्साइटेड स्टेट एंड इफ वी इंसिडेंट द लाइट सो इट विल एक्साइट और डीक्साइट द एटम्स, तो ज्यादा एटम्स अगर एक्साइटेड स्टेट्स में तो मोस्ट प्रोबेबली वो डीक्साइटेशन करेगा, और अगर मोस्ट एटम्स ग्राउंड स्टेट में तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक्साइटेशन करेगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। तो अब ये स्टिमुलेटेड एमिशन आपके पास कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। और देखिए ये दो फोटॉन्स, दो और इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवा सकते हैं, ये 4 हो जाएंगे, और इसको फिर हम कहते हैं दिस इज अ लाइट एम्प्लीफिकेशन। इसको हम लाइट एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। एक फोटॉन से 2 बन गए, इसका मतलब है स्टिमुलेटेड एमिशन। 2 से 4, इसने 2 और एटम्स को डीक्साइट किया, 4 बन गए, 4 से फिर 8, 8 से फिर 16, 16 से फिर 32, इसका मतलब ये लाइट एम्पलीफाई, इसको हम लाइट एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और लाइट एम्प्लीफिकेशन तब पॉसिबल है अगर मेटास्टेबल स्टेट हो, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन। अगर मैं लिख लो 1 फोटॉन प्लस n एटम्स, n एटम्स कुछ भी आपके पास हो सकता है। अगर 1 फोटॉन से आपके पास 100 फोटॉन्स बन जाए प्लस n एटम्स, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। इसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं कि एक फोटॉन से 100 फोटॉन हो गए या 1000 हो गए और एटम्स आपके पास हुई है, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, और लाइट एम्प्लीफिकेशन भी इसको कहा जाता है। याद रखिए, एक्साइटेशन में लाइट जो होती है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है। अगर एक लाइट आप इस्तेमाल करें, ठीक है, एटम को एक्साइट करने के लिए, तो वो लाइट कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो फोटॉन कंप्लीटली एनर्जी दे देते हैं इलेक्ट्रॉन को टू एक्साइट। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करें, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन फॉर एक्साइटेशन, तो इलेक्ट्रॉन पार्ट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं टू एक्साइट, अपनी एनर्जी शेयर कर सकते हैं, एज अ होल जरूरी नहीं है। लेकिन अगर फोटॉन से आप एक्साइटेशन कर रहे हैं तो कंप्लीट एनर्जी फोटॉन देते फॉर एक्साइटेशन, ये भी ज़हन में बिठा दे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ लेजर। काइंड्स ऑफ लेजर, 3 किस्म के लेजर्स है, सॉलिड लेजर्स, लिक्विड लेजर एंड गैस लेजर्स। सॉलिड में सॉलिड क्रिस्टल्स को इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड में कुछ कलर्स को मिक्स किया जाता है लेजर, और गैसेस में कुछ गैसेस को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द लेजर एक्शन। ठीक है, आपके बुक में एग्जांपल दिया गया है गैस लेजर, हीलियम नियॉन लेजर।
ठीक है, बाकी लेजर की एप्लीकेशन और यूजेस बुक में है, वो आप एक नजर खुद से पढ़े। ठीक है, हीलियम नियॉन लेजर, हीलियम नियॉन लेजर। ठीक है, याद रखिए हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम आपके पास जो है इसको हम पंपिंग मटेरियल कहते हैं। दिस इज अ पंपिंग मटेरियल, इट यूज टू पंप, पंप मीन्स एक्साइट neon atoms for laser action, for laser action। ठीक है, इसलिए हम इसको पंपिंग मटेरियल कहते हैं। इट्स मेटास्टेबल स्टेट एनर्जी, इट्स मेटास्टेबल स्टेट एनर्जी इज स्लाइटली लेस देन द नियॉन या लेजिंग मटेरियल, या लेजिंग मटेरियल से कम आपके पास होता है। ठीक है, हीलियम कैन इजीली डिलीवर इट्स मेटास्टेबल स्टेट एनर्जी, इट्स मेटास्टेबल स्टेट एनर्जी टू नियॉन फॉर एक्साइटेशन। ये इसमें आपके पास जरूरी पॉइंट्स है। ठीक है, हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम आपके पास जो है वो पंपिंग मटेरियल कहलाता है, ये नियॉन को एक्साइट करता है। ठीक है, नियॉन आपके पास जो है ये आपके पास लेजिंग मटेरियल है। दिस इज अ लेजिंग मटेरियल, मींस लेजर एक्शन टेक प्लेस इन नियॉन, लेजर एक्शन नियॉन में आपके पास होता है। ठीक है, इसका जो मेटास्टेबल स्टेट एनर्जी है, इट्स मेटास्टेबल स्टेट एनर्जी, इट्स मेटास्टेबल स्टेट एनर्जी इज स्लाइटली ग्रेटर देन हीलियम। ठीक है, हीलियम का मेरे ख्याल में 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मेटास्टेबल स्टेट एनर्जी है, मेटास्टेबल स्टेट एनर्जी है। ठीक है, और नियॉन का आपके पास जो है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास मेटा स्टेबल स्टेट एनर्जी है। तो इसमें एक बात ये भी याद रखिए कि जो आप पंपिंग मटेरियल गैस लेजर में इस्तेमाल करेंगे उसका मेटास्टेबल स्टेट एनर्जी थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम होना चाहिए लेजिंग मटेरियल से, और लेजिंग मटेरियल का मेटास्टेबल स्टेट एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, पंपिंग मटेरियल से। नियॉन आपके पास जो है इट एक्वायर इजीली, इट कैन एक्वायर इजीली मेटा स्टेबल स्टेट एनर्जी फ्रॉम हीलियम। ठीक है, और दूसरी बात, ठीक है, अगर आप डिफरेंस निकालें 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपके पास बन जाते 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए, अगर ये हीलियम 20.61 उसको दे देता है तो उसको तो चाहिए 20.66, लेकिन इसके पास जो 20.61 है मेटास्टेबल स्टेट एनर्जी, उसको तो चाहिए 20.66। तो याद रखें 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्वायर्ड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। 20.61 मेटास्टेबल स्टेट एनर्जी हीलियम का है, ये नियॉन को दे देता है, और 0.05 काइनेटिक एनर्जी से हासिल हो जाता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो नियॉन को मिल जाता है और नियॉन एक्साइट हो जाता है। नाउ नियॉन इज रेडी फॉर द लेजर एक्शन। और याद रखिए, लेजर एक्शन को इनिशिएट करते स्पॉन्टेनियस एमिशन, ट्रिगर करता है या इनिशिएट करते स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेजर एक्शन को इनिशिएट करता है या ट्रिगर करता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, और लेजर में होता क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो ये इसमें हीलियम नियॉन लेजर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास है वो बन गए। तो आपका 19 चैप्टर भी खत्म हो गया है। सेकंड ईयर में सिर्फ एक चैप्टर रह गया, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।